Hello my dear student, welcome back to the new lesson. So in today's lesson I am going to explain some very important MCQs from the chapter Chemistry in Everyday Life. As from last few days I am continuing a series that is known as NEET boosting series. आज उसी सीरीज़ का ये थर्ड लेसन होगा। इस सीरीज़ में हम लोगों ने जो लेसन ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, जो लेसन आर इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट, उस लेसन को पहले कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हु इज़ माय टारगेट ऑडियंस? द पर्सन और द स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, JEE Mains, KVPI, NTS and Assam C. Moreover, for getting admission in various reputed institute where chemistry is an important subject, you can follow my lessons. Okay. Moreover, this lesson is purely based on NCERT syllabus, that is National Testing Agency के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा सब में ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो, और मेरा नाम है ए खान। ओके, आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो व्हाट इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, एवरीडे लाइफ। सो इस लेसन के लिए व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो सब इस वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए है फर्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस लेसन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो क्या करना है, आपको पहले इस वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर खुद से नहीं हो रहा है देन यू कैन फॉलो माई, यू कैन वॉच माई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, which of the following statement is not correct? Option number 1, some antiseptic can be added to soap. Yes, antiseptic soap में antiseptic ऐड किया जाता है। तो what is antiseptic? Antiseptic मतलब it is a germ killer that is mainly used in living tissue. ठीक है, लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू में जो यूज़ किया जाता है जर्म किलिंग पर्पज में, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। Dilute solution of some disinfectant can be used as antiseptic. Yes, आपको याद रखना है, जैसे 0.2% फेनॉल, 0.2% फेनॉल कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, बट अगर आप लोग क्या करेंगे 1% फेनॉल लेंगे तो इट कैन एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, मतलब एक ही केमिकल अगर वो डाइल्यूट में होगा तो दैट कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक, अगर वो कॉन्सेंट्रेट में होगा तो इट विल बिहेव लाइक ए डिसइंफेक्टेंट। ओके, डिसइंफेक्टेंट जनरली नॉन लिविंग टिश्यूज, जैसे नॉन लिविंग टिश्यू नहीं, नॉन लिविंग थिंग जैसे फ्लोर, ड्रेनेज, इंस्ट्रूमेंट में जाम किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3, डिसइंफेक्टेंट आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। यस, जितना भी माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज। तो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट। एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंगेस्ड? नो, एंटीसेप्टिक मेडिसिन को हम लोग कभी भी खा नहीं सकते। दिस इज यूज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट इंटरनल यूज। सो for question 1, option 4 is the correct answer. So this is question number 2. What is the correct statement about birth control pill? ठीक है, जैसे कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द ऑल, डे बाई डे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है। ठीक है, सो टू स्टॉप दिस ग्रोथ आवर साइंटिस्ट डिस्कवर सम ड्रग्स, ओके, that helps in controlling the populations। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन से आपको बताना है ये 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 1 में दिया है कंटेन एस्ट्रोजन ओनली, कंटेन प्रोजेस्टेरॉन ओनली,
contain a mixture of estrogen and progesterone derivatives, एंड ऑप्शन 4 में है प्रोगेस्टेरॉन एनहेंस ओव्यूलेशंस। ठीक है, तो आपको बताना है क्या है और कौन सा आंसर करेक्ट होगा। कर लिया? ओके, चलो अभी हम लोग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जितना भी बर्थ कंट्रोल पिल है वहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं रहता है, सिर्फ प्रोगेस्टेरॉन नहीं रहता है। ये क्या है? दिस इज ए मिक्सचर, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोगेस्टेरॉन सप्रेसिव ओव्यूलेशन, एनहेंस नहीं। अगर ये क्या होता, ये सप्रेसिव मतलब ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ठीक है, सप्रेस नॉट एनहेंस। सो इसीलिए फॉर क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज इट इज ए मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये जरूर याद रखना है। अगर आपको मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा दिस बर्थ कंट्रोल पिल, जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। उसमें एक आपको याद रख सकते हैं नॉर्थाइड्रॉन। ठीक है, जनरली ये प्रोगेस्टेरॉन का डेरिवेटिव से, प्रोगेस्टेरॉन डेरिवेटिव है। और एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ दैट मे बी इथाइल नाइलेस्ट्रोडायोल। ठीक है, ये है एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। जनरली ये प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या है, ये ह्यूमन हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन है जनरली। तो ये दोनों को मिक्स करके ये बर्थ कंट्रोल पिल जनरली बनाया जाता है। आपको जस्ट यही याद रखना है। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ इस चैप्टर में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सो आई हैव सम बोनस क्वेश्चंस जो मैं पहले बोलने भूल गया। जो क्वेश्चन अभी तक नीट में या जेईई में ऑलरेडी आ चुका है, तो मैंने ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है। ये बोनस क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज बोनस क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज बोनस क्वेश्चन नंबर 3। ये बोनस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, होगा तब मज़ा आएगा। मतलब आप लोग ये लेसन देख रहे हैं कि नहीं वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करते हैं। Which statement about aspirin is not true? Option 1, aspirin belongs to the narcotic analgesic। एक दवाई है, एक मेडिसिन है, दैट इज व्हाट, एस्पिरिन। ओके, तो दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट एस्पिरिन। आपको पूछा गया है एस्पिरिन बिलोंग टू ए नार्कोटिक ड्रग, व्हाट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, जो खाने से आपको क्या होगा, निशा, मतलब जो आपको क्या बोले एडिक्टेड हो जाएंगे, दैट इज व्हाट, नार्कोटिक टाइप ड्रग्स, जैसे कि मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन आर नार्कोटिक ड्रग्स। ठीक है, जनरली एनाल्जेसिक्स मीन्स पेन किलर। ठीक है, एनाल्जेसिक मीन पेन किलर। तो आपको पूछा गया है एस्पिरिन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉट। जनरली आपको याद रखना है एस्पिरिन इज नॉट ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन। यस, पेन किलर है तो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट इन रिलीविंग पेन। इट हैज़ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। यस, एस्पिरिन क्या करता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है। इसके लिए हार्ट अटैक मतलब के लिए ये रोकता है, ये अच्छा है। इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। यस, एस्पिरिन इज ए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो बोनस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल एक्ट एज। मतलब मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है इस यहाँ पे, मतलब दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना है, वो मैंने दिखाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इजी है, मैं वैसे बोल ही देता हूँ। क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल ये दोनों किसका कंपोनेंट है, ये डेटॉल का कंपोनेंट है। ठीक है, डेटॉल। तो डेटॉल क्या है, डेटॉल इज एन स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। तो आपको बाकी
3, ये है 2, 3 और नेक्स्ट पेज में और भी 2 है शायद, आपको वो भी करना है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल केमिस्ट इज। देखिए जितना भी ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब केमिकल्स ओके, केमिकल कंपाउंड दैट कैन बी यूज फॉर मेडिसिन फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन मैनकाइंड के इम्प्रूवमेंट के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है दैट कैन बी कंसिडर एज मेडिसिन्स, ठीक है। तो मेडिसिन को क्लासीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ये भी एक तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग सेक्शन, तो आप और भी 2 ऑप्शन है, आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। तो आपको बोलना है व्हिच इज द बेस्ट वे। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर इज नॉट ए good or most useful classification. On the basis of drug section is also not a useful classification. एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2-3 में दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। यस, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट इज द बेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके पहले ये ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये भी फर्स्ट इफेक्ट नहीं है। तो वाई ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, मतलब आपको याद रखना है ह्यूमन ये बॉडी के अंदर में जितना भी बायोमोलिकुल्स है, जैसे कि कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जितना भी ड्रग्स है ऑल टारगेट दैट बायोमोलिकुल्स, ठीक है। और बायोमोलिकुल का टारगेटेड में एक क्या होता है, टारगेट के साथ एक मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, उस जगह में वो ड्रग जाके कॉम्बाइन कर देता है, तब भी दैट ड्रग्स बिकम हेल्पफुल फॉर द मैनकाइंड और दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो आपको याद रखना है द बेस्ट और यूजफुल way of classification of drugs is on the basis of molecular target. So this is the correct option. So here I have 2 more bonus question for you. ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया है, ये क्वेश्चन नीट 2014 में आया है। आपको ये दोनों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये है 4, ये है 5। 4 में क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट व्हिच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी से दिखना है, ट्राई करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सम ट्रैंक्विलाइजर्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। आपको पूछा गया व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये था ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सम ट्रैंक्विलाइजर्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। यस, इट इज ए करेक्ट। ट्रैंक्विलाइजर इज ए ड्रग्स और मेडिसिन्स, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं आइप्रोनाइजाइड, ठीक है। आइप्रोनाइजाइड एक क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। जनरली ट्रैंक्विलाइजर इनहिबिट्स, ठीक है, मतलब ट्रैंक्विलाइजर अगर किसी पर्सन लॉन्ग टाइम के लिए अगर मेंटल डिप्रेशन में सफ़र कर रहा है, अगर वो पर्सन इस डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड, इंसोमिया हो गया है, तो ट्रैंक्विलाइजर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जनरली अगर ह्यूमन बॉडी में नॉरएड्रेनालिन जो हार्मोन होता है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, सो दिस ट्रैंक्विलाइजर हेल्प इन दैट पर्पस। ऑप्शन 2 है ट्रैंक्विलाइजर आर नार्कोटिक ड्रग्स। नहीं, ट्रैंक्विलाइजर नार्कोटिक ड्रग्स नहीं होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट डो नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम द नर्व टू द रिसेप्टर, ने ये अफेक्ट करता है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट कैन रिलीव पेन एंड फीवर। नो, पेन के लिए होता है एनाल्जेसिक्स
एंड फीवर के लिए होता है एंटीपायरेटिक। ओके, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, so this is question number 6. Salvarsan is arsenic containing drugs which was first used for the treatment of, यहाँ पे 4 डिजीज है। फर्स्ट है सिफिलिस, टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस एंड डायरिया। which this medicine is used for treatment of which disease? यस, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिफिलिस। आपको याद रखना है, एक साइंटिस्ट है, जेंटिस्ट मतलब जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उनका नाम है पॉल एलरिस। ठीक है, पॉल एलरिस। पॉल एलरिस ने फर्स्ट टाइम ये जो आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग्स दैट इज सल्वारसन उसको यूज़ किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। जनरली सिफिलिस एक एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, तो आपको याद रखना है सल्वारसम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। A narrow spectrum antibiotic is active against, generally what is antibiotics? Antibiotics, ठीक है, antibiotic generally is can be classified into 3 classes. और तो first class is known as broad spectrum antibiotics, second is known as narrow spectrum antibiotics, and third one is called ए लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उन लोगों को कहा जाता है जो जनरली बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर वो एंटीबायोटिक के पास ग्राम नेगेटिव एंड बोथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने का कैपेसिटी है तो दैट टाइप ऑफ antibiotics is known as broad spectrum antibiotics. And if that antibiotics have capacity to kill or inhibit the growth of bacteria of either gram positive or negative, दोनों नहीं है, either, ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, that will be known as narrow spectrum antibiotics. And a limited spectrum antibiotics is used for a particular or a single organism or disease। ठीक है, कभी that is known as limited spectrum antibiotics. Some example of broad spectrum antibiotic you can remember जैसे कि एम्फीसिलिन। ठीक है, एम्फीसिलिन एग्जाम में इसका क्या एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। क्या क्या एग्जाम्पल है मैं बोल देता हूँ, एम्फीसिलिन, एमॉक्सिलिन, क्लोरामफेनिकोल्स, ठीक है, ऑल्फेक्सिन, ये आपको याद रखना है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अगर नाम बोला जाएगा तो आप लोग क्या याद रख सकते हैं, पेनिसिलिन। ठीक है, ये पेनिसिलिन का जो एडवांस वर्जन है दैट इज व्हाट एम्पीसिलिन एंड एमॉक्सिलिन। ठीक है, तो यही था हम लोगों का एक्सप्लेनेशन अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो आपको बोलना है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली। यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। द कंपाउंड that causes general antidepressant action on the central nervous system belongs to the class। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था जो ड्रग्स आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है एंड दैट इज हेल्प इन स्ट्रेस और माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज। ठीक है, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है, उनका मेंटल एंड और सीवियर मेंटल डिजीज है, सो इन दैट केस वी यूज ए पर्टिकुलर ड्रग्स, ओके, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट डायरेक्टली
act on central nervous system, that is also known as antidepressant drugs. तो which of the following is that? तो ऑप्शन नंबर 2 इज कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर एंड व्हिच इज एन एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स. तो एनाल्जेसिक क्या था? एनाल्जेसिक रिलेटेड टू पेन किलर. ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक मतलब दैट एनाल्जेसिक्स व्हिच, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ मॉर्फिन. ठीक है, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन, ऑल आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. एंड एंटीहिस्टामाइंस इज, एंटीहिस्टामाइन इज एलर्जिक मतलब एलर्जी रिलेटेड. अगर आपको बॉडी में एलर्जी है, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी, एलर्जी रिलेटेड अगर कोई डिजीज होगा तो इट इज मीन एंटीहिस्टामाइन. जैसे हम लोगों का बॉडी में एक सेल होता है, इट इज कॉल्ड मास्ट सेल. तो मास्ट सेल दो टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड हेपारिन एंड हिस्टामाइन. ये हेपारिन और हिस्टामाइन start some inflammatory reaction inside our body, that is called allergic reaction. So to inhibit that type of inflammatory reactions, okay, we use a chemical that is called antihistamine drugs. Let's move to the question number 9. The compound which is added to soap to impart antiseptic property is, ठीक है, जैसे जनरली सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए वो यूज ए केमिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट. ओके, तो यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर फॉर इंक्रीजिंग द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जैसे डेटॉल. ठीक है, डेटॉल में क्या यूज़ किया जाता है टू increase this antiseptic property? The option is bithionel. Yes, so this question is asked several times in previous years. Okay, so concentrate in these questions. Okay, question number 10, इक्वानिल. इक्वानिल एक एग्जाम्पल है क्या का? ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ट्रैंकुलाइजर, एंटीहिस्टामाइन एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. तो ऑब्वियसली वी नो इक्वानिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रैंकुलाइजर. ठीक है, इक्वानिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंकुलाइजर. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वेटनिंग एजेंट क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वेटनिंग एजेंट्स आर सम स्वेटनर, ओके, दैट इंक्रीज द स्वीटनेस ऑफ द फूड्स. जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं एस्पार्टम में, देन सुक्रोलोस, देन टेम. ठीक है, ये सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट एंड वेरी फेमस एग्जाम्पल इज सेकारिन. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर सेकारिन. ठीक है, जैसे जिसको हम लोग शुगर फ्री किया जाता है जनरली. ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में कैलोरीफिक वैल्यू फूड का इंक्रीज नहीं करता है, दे जस्ट इंक्रीज द स्वीटनेस. एंड एंटीहिस्टामाइन थोड़ी देर पहले बताया, एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में भी पहले ही बता दिया. ठीक है, तो चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप? लीदर मीन्स फैन, मतलब यस, लीदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप. तो ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेजिनेट, सोडियम स्टेरेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट. तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जैसे जनरली क्या होता है, ये एक गाम है जिस गाम का नाम है रेजिन. ठीक है, रोजिन. एंड दिस रोजिन इज एडेड, इसको ऐड किया जाता है किसके साथ? दिस रेजिन इज एडेड व्हाइल मेकिंग देम एंड इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट. ओके, दैट इज एन chemicals that increase the leathering property of soaps. Let's move to the question number 12. Glycerol is added to soap. What is the function of glycerol in soap? तो ऑप्शन 1 में है as a filler to increase leathering, to prevent rapid drying, to make soap granules. तो which option is correct? Try it by yourself. Yes, so for question number 12, correct answer is 3, to prevent rapid drying. This question is asked several times in
previous year's exams. So please concentrate in these questions. Okay, so let's move to next questions. So this is question number 13. Which of the following is an example of liquid dishwashing detergents? ठीक है, जितना भी डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है उसमें कौन सा टाइप का डिटर्जेंट रहता है? आपको याद रखना है जितना भी डिटर्जेंट है वी कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 क्लासेस: एनायोनिक डिटर्जेंट, कैटायोनिक डिटर्जेंट एंड इज नॉन आयोनिक डिटर्जेंट. Ionic detergent, and you have to remember this dishwashing detergent is a class of non-ionic detergents. So let's check which of the following is non-ionic. You can check the first one. The name of this is sodium. Okay, you can check here is a positive ion. Okay, so this is an cationic. Okay, and this is, there is no ion, so this is a non-ionic detergent. So option 2 will be the correct answer. And you can check in option 3 and 4 there is charge. Okay, obviously these two are either anionic or cationic detergent. So for question number 3 you have to remember the correct answer is option 2, that is a non-ionic detergents. Let's move to question number 12. Polyethyl glycols are used in the preparation of which types of detergents? Yes, option 1 cationic detergents, anionic detergent, non-ionic detergents and soaps. Okay, try it by yourself. Yes, in the previous question I have already discussed polyethylene glycols. Yes, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट. जैसे कि आपको याद रखना है स्टेरिक एसिड, द फॉर्मूला इज CH3CH2COOH and when it combined with polyethylene glycol, the formula of polyethylene glycol is CH2CH2O and CH2CH2OH. Okay, when these two combine and water molecule is removed from here and a soap, a detergent is formed. Okay, and that is a class of non-ionic detergents. Okay, and so what will be the correct option for question number 14? Correct option will be 3, that is non-ionic detergents. Let's move to question number 15. Which of the following is not a target molecule for drugs function in body? Yes, मैंने पहले ही बताया drugs can be classified on the basis of their target molecule. Yes, that is the best and most useful way of classification. So here you can check in option, first is carbohydrate, second is lipid, third is vitamin and fourth is protein. All the fours are bimolecules. Yes, so all the fours are should be equally important, but you need to remember vitamin is not a target molecule for drugs. तो भी ड्रग्स के लिए टारगेट मोलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. मोर ओवर दे कैन ऑल्सो टारगेट न्यूक्लिक एसिड. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, that is vitamins. And you need to remember this vitamin part is so much important for your entrance exam. So vitamin can be classified broadly into 2 classes, that is water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Okay, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर में क्या क्या होता है? बी एंड सी. एंड फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर में क्या क्या होता है? ए, डी, ई एंड के. ओके, सो विटामिन बी इज ए complex. Yes, there is not a particular B vitamin. There is vitamin B1, B2 and that up to B12, and there is vitamin C, and the chemical name of vitamin C is ascorbic acid. Generally this is helpful in scurvy disease. And vitamin A, which is also known as retinol, and that helps in night blindness. Okay, and xerophthalmia. And vitamin D is known as calciferol. Okay, as it helps in calcium, improve the quality of calcium in our body.
and these vitamins we can get from the sunlight, so this is also known as sunshine vitamins. Okay, generally two disease for infant it is called osteomalacia, and for adult there is a disease called ricket that causes due to the deficiency of vitamin D. And there is another vitamin that is called vitamin E. It is also known as anti fertility vitamins, जैसे ये फर्टिलिटी का स्टेरिलिटी ऑफ स्पर्म के साथ भी रिलेटेड है. एंड दिस इज विटामिन के. विटामिन के इज ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है. ठीक है, तो आपको ये बात जरूर याद रखना है. तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. वी हैव टू मोर क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following statement is not true about enzyme inhibitors? Yes, pause the video and try to solve it by yourself. Okay, yes. So question option number 1, inhibit the catalytic activity of enzyme. Option number 2, prevent the binding of substrate. Option number 3, generally a strong covalent bond is formed between an inhibitor and an enzyme. And option number 4, inhibitors can be competitive or non-competitive. So which option is not correct? Which of the following statement is not true about enzyme inhibitors? Yes, yes. क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 3. मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन में है, इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यस दिस इज ट्रू. प्रिवेंट द बाइंडिंग साइड ऑफ द सबस्ट्रेट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड इनहिबिटर्स कैन बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी एडेड फॉर स्वीटनिंग ऑफ फूड आइटम्स एट कुकिंग टेम्परेचर डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज. आपको याद रखना है जितना भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है दैट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज. यस, ये इन लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है, बट दे इंक्रीज द स्वीटनेस ऑफ द फूड. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सुक्रोज. सेकेंड ऑप्शन में है ग्लूकोज. थर्ड में है एस्पारेटम एंड फोर्थ में है सुक्रोलोज. तो व्हिच इज करेक्ट? यस, आपको याद रखना है कि सुक्रोज एंड ग्लूकोज दिस टू इज नॉट ए स्वीटनिंग एजेंट. यस, बट अमोंग दिस एस्पारेटम एंड सुक्रोलोज बोथ आर स्वीटनिंग एजेंट. बट यू नीड टू रिमेंबर दिस सुक्रोलोज को हम लोग कुकिंग टेम्परेचर में यूज़ कर सकता है और ये फूड का कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा. ओके, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. मैं थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को, जितना भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है दैट डज नॉट इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड, दैट जस्ट इंक्रीज द स्वीटनेस. जैसे कि हम लोग डायबिटिक पेशेंट जो यूज़ करता है शुगर फ्री, दैट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. ओके, तो ऑब्वियसली मिनरल्स क्या करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करता है, विटामिन भी यूज़ करता है, इवन एमाइनो एसिड भी इंक्रीज करता है. तो इंक्रीज कौन नहीं करता है, दिस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस चैप्टर का, तो अगर आपको और भी इसका क्वेश्चन चाहिए लेट मी नो इट. ओके, अगर आपको सीट लाना है एग्ज़ाम में तो पढ़ाई करते रहना है. ओके, और अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.